गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो DFCCIL का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। RRB का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उससे काफ़ी सिमिलर है पैटर्न। तो जो RRB की जो बच्चे तैयारी किए थे उनको तो ये फॉर्म भरना ही चाहिए। एक बार सारी चीज़ें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। नोटिफिकेशन ठीक निकाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पार्ट है। नोटिफिकेशन ध्यान से ज़रूर पढ़ना है, ओवरव्यू में बता दूंगा, नोटिफिकेशन ध्यान से आपको ज़रूर पढ़ना है। हमारा तो मेन फोकस सिलेबस वगैरह पे रहेगा, एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई पॉइंट मिस नहीं हो। कोई भी फॉर्म भरें, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। तो फॉर्म जो ओपन हुआ है 18 जनवरी से, क्लोजिंग डेट है 16 फरवरी, तकरीबन 1 महीने तक फॉर्म इसका ओपन है, अप्लाई करना चाहिए। टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है। CBT जो फर्स्ट स्टेज होगा CBT 1, RRB का पेपर अभी हुआ था उसमें भी CBT 1 CBT 2 था। यहाँ पर देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 अप्रैल 2025 में टेंटेटिव है। अप्रैल 25 में टेंटेटिव। अप्रैल के बाद फिर सेकंड स्टेज के लिए आप देखिए टाइम कितना दे रहे हैं, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने और दे रहे हैं। अगस्त CBT 2 जो होगा अगस्त, तो इससे पहले तो नहीं कराएंगे, इसके बाद ही जाएगा ये। तो CBT 1 होगा अप्रैल 2025 और CBT 2 टेंटेटिव अगस्त 2025, लगभग 4 महीने का गैप। आरोहण पर इसका हम बिल्कुल एक सेपरेट बैच बनाएंगे। RRB वाले जो स्टूडेंट हैं उनका तो ऑलमोस्ट पार्ट कवर है। अब जिसको DFCCIL भरना हो, मान लो RRB हो चुका, अब किसी को DFCCIL ही देना है खाली, तो कन्फ्यूज़न ना रहे, एक बिल्कुल सेपरेट बैच हम DFCCIL का बनाएंगे। और DFCCIL के बैच में हम कुछ वो टॉपिक भी अवेयर कर दें, इसमें ऐड कर देंगे, जैसे किसी में इंग्लिश आ रहा है, किसी में रीजनिंग आ रहा है, किसी में FT आ रहा है, फॉर एग्जांपल भेल का पेपर है या बेल का एग्ज़ाम है, तो मैं इस बैच को ऐसा बना दे रहा हूँ कि DFCCIL के साथ कुछ PSUs भी जो आ रहे हैं उनका जो नॉन टेक का पोर्शन है वो इसमें फोल्डर में सब अवेलेबल कर दें। एक बिल्कुल सेपरेट बैच हम ऐसा बना दें। अभी कई एग्ज़ाम बैक टू बैक फॉर्म आ रहे हैं, तो हर एग्ज़ाम के लिए बैच की ज़रूरत ना पड़े। जितना नॉन टेक का पार्ट है, नॉन टेक का DFCCIL का, क्योंकि DFCCIL CBT 1 की ही तैयारी पहले करनी होगी। भेल में भी आपको नॉन टेक का पार्ट आएगा और भी एग्ज़ाम है, तो आरोहण का जो ये वाला पार्ट है नॉन टेक वाला, वो इसमें अवेलेबल कर दूँ। DFCCIL का जो अलग से टॉपिक एक रेलवे वगैरह का, वो भी इसमें आएगा। तो मैं बैच की डिटेल अभी बता देता हूँ, पहले इसको देख लें। फॉर्म भरना चाहिए, वैकेंसी भी ठीक ठाक है। और क्योंकि अभी RRB हुआ है, काफ़ी कुछ बच्चे पढ़े भी हुए हैं, पैटर्न भी सिमिलर है, इसलिए भी देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने समय से वैकेंसी नहीं थी, तो वैकेंसी पिछले 1 साल से सेंटिमेंट सुधरा है, तो फॉर्म भरने चाहिए। अब RRB मान लो को ठीक नहीं कर पाया, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ कर सकते हैं। तो अप्रैल में हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने पूरा टाइम है। कुछ सब्जेक्ट अभी हाल फिलहाल में आरोहण पे कवर भी हुए हैं, लाइव में ही पढ़ाए गए हैं, कुछ लाइव होंगे। तो वैकेंसीज की डिटेल वगैरह दे रखी है, जैसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन ना रहे, इसमें इन्होंने जैसे ये वाली वैकेंसीज हैं एग्जीक्यूटिव वाली, सिविल के लिए या मैकेनिकल के लिए, अलग अलग ब्रांच के लिए, अब यहाँ तो इन्होंने लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा सिविल में किया हो, 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है वहाँ भी इसने ये लिखा हुआ है। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल के बाद फिर सिग्नल टेलीकॉम है, मैकेनिकल इसमें नहीं दिखा, हाँ सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल टेलीकॉम। तो वैकेंसीज की डिटेल चेक कर लीजिएगा, कौन कौन सी वैकेंसीज की डिटेल है। पर जो ये डिप्लोमा सब जगह लिख रहा है ना, कन्फ्यूजन ये है कि सिर्फ डिग्री वाले दे पाएंगे कि नहीं, तो आगे इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है, इस पॉइंट में देखेंगे, यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया है, देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जहाँ डिप्लोमा प्रिस्क्राइब्ड है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन वाले भी उन पोस्ट को के लिए एलिजिबल हैं, वो भी भर सकते हैं, मिनिमम 60% मार्क्स हों, यहाँ लिखा हुआ है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव जहाँ डिप्लोमा प्रिस्क्राइब्ड है, वहाँ हायर एजुकेशन वाले भी, डिग्री वाले भी, बीटेक वाले बच्चे भी, इंजीनियरिंग 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए,
वो एलिजिबल हैं इसके लिए। तो क्लियरली उन्होंने मेंशन कर रखा है डिग्री वाले भी दे सकते हैं। तो नोटिफिकेशन ठीक से एक बार पढ़नी है सारी चीज़ें, डिग्री डिप्लोमा दोनों के लिए है। आरआरबी भी दे सकते थे, ये भी दे सकते हैं। आरआरबी वाले पैटर्न एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन वगैरह सब मेंशन है। हम आते हैं सीधे सिलेबस पर कि मैं इसमें आरोहण पर जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसको कैसे कराएंगे। ये फॉर्म भरना चाहिए, पोस्ट ठीक है, आरआरबी में कमी रह गई है तो यहाँ फिर अपॉर्चुनिटी है। बहुत कम सीटें होती तो मैं खुद ही मना करता, सीटें ठीक ठाक हैं, देना चाहिए एग्जाम में। एनओसी वगैरह के लिए रूल है, किसको एनओसी वगैरह क्या रिक्वायर्ड है, पर्क्स अलाउंसेस वगैरह क्या होंगे, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, सब चीज़ प्रॉपर लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग पोस्ट के लिए क्या होगा। तो मैकेनिकल तो नहीं है इसमें, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम 3 है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम। CBT 1 तीनों का होगा, CBT 2 तीनों का होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इंजीनियरिंग वालों का नहीं है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इंजीनियरिंग वालों का नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर मेडिकल, मतलब CBT 1, CBT 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इतनी चीज़ें होंगी। ठीक है, CBT 2 कितने लोगों को कॉल किया जाएगा वो भी उन्होंने मेंशन कर रखा है। देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देयर शैल बी 2 स्टेज एग्जाम, CBT 1, CBT 2। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी जनरली कन्फर्म एजुकेशन स्टैंडर्ड। नेगेटिव मार्किंग देखो लिख रखा है 1/4। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, CBT 1 में भी, CBT 2 में भी, दोनों में नेगेटिव मार्किंग 0.25, 1/4 रहेगा। फर्स्ट स्टेज केवल स्क्रीनिंग नेचर का है, तो फाइनल मार्क्स हैं उसमें नहीं जुड़ेगा। तो 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और पहली स्टेज जो है वो स्क्रीनिंग नेचर की है, तो अभी तो हमारा फोकस पहली स्टेज पर ही रहेगा, स्टेज 1 पे ही देखेंगे। और CBT 2 में अच्छा खासा टाइम 4 महीने का दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये CBT 2 के लिए प्रॉपर टाइम है हमारे पास। तो CBT 1 स्क्रीनिंग नेचर का है। द स्कोर ऑफ CBT 1 शैल बी यूज ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग CBT 2 कैंडिडेट्स। सिर्फ CBT 1 का स्कोर जो है शॉर्टलिस्ट करने का काम करेगा CBT 2 के लिए। लगभग कितने लोगों को ये सिलेक्ट करेंगे वो भी लिख रखा है। सेकंड टेस्ट के लिए लगभग 20 टाइम्स कम्युनिटी वाइज वैकेंसी एज पर मेरिट इन CBT 1। CBT 1 में जो क्वालिफाई करेंगे तो सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी, तो वैकेंसीज जो हैं लगभग 20 गुना, तकरीबन वैकेंसीज का 20 गुना CBT 1 में लेंगे। ठीक है, CBT 1 में 100 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 100, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो +1 और माइनस में होगा 0.25। 100 क्वेश्चन आएंगे, प्लस का 1 और माइनस का 0.25 होगा 90 मिनट्स में। तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। टाइम भी देखो प्रॉपर दे रहा है, टाइम भी प्रॉपर दे रहा है, इसमें ये भी नहीं कि टाइम कम पड़ रहा है आपको। 120 मिनट्स में एग्जाम ड्यूरेशन विल बी, अच्छा 90 मिनट्स, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट। 120 PW कैंडिडेट जो है उनके लिए 120 मिनट, PWD कैंडिडेट के लिए 90 मिनट्स में 100, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम में क्या था, 120 क्वेश्चन करा रहे हैं 90 मिनट में, कुछ कुछ एग्जाम में टाइम कम पड़ता है। यहाँ टाइम तब भी दिया हुआ है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, फिर भी ठीक है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, टाइम कम नहीं है, प्रॉपर समय दिया है इन्होंने। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 120 मिनट PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़ना है, लाइन टू लाइन। फॉर्म भरने से पहले चीज़ों को ध्यान जरूर देना। हमारा जो मेन फोकस है वो इस पर है। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा, कोई भी वर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह जनरल के लिए 40%, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखो यहाँ पर भी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ भी है। जनरल को कम से कम 40% लाने पड़ेंगे, SC OBC वाले में 30, ST में 25%। नोटिफिकेशन बहुत बढ़िया निकाला है, कई चीज़ें जो हिडन रह जाती हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पर भी देखो 40% रहेगा। मतलब मान लो कोई अगर कट ऑफ नीचे जा रही है, कोई बच्चा अगर 40% भी नहीं लाया तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। मिनिमम 40 तो लाना ही लाना है, कट ऑफ और ये सब तो बात की बात है।
मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% तो चाहिए ही चाहिए। इसके ऊपर फिर कैंडिडेट में देखा जाएगा कौन कितना स्कोर कर रहा है, उसके बेसिस पे ये क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स वगैरह भी देखो लिख रखा है, तो काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है। डिटेल लगभग ये हिडन चीज़ें जो रहती हैं, बच्चों को क्वेरी ज़्यादा रहती है, अच्छा इन्होंने मेंशन कर रखा है सारी चीज़ें ये। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब मुझे बताओ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे आरआरबी भी दे चुके, एसएससी जेई भी देते हैं, कई लोग और भी गेट ईएस पता नहीं क्या क्या एग्जाम देते हो। अब इंजीनियरिंग वाला बच्चा टेक्निकल बैकग्राउंड वाला मैथ्स और रीजनिंग कह दे कि मेरा तैयार नहीं है, तब तो फिर कंपटीशन देने का कोई मतलब नहीं है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला अगर मैथ्स और एप्टी में स्ट्रगल कर रहा है, मैथ्स रीजनिंग नहीं कर पा रहा, तो कंपटीशन के चक्कर में फिर नहीं पढ़ना चाहिए। मैं क्लियर कट बात कह रहा हूँ, शायद बुरा लगे तो बुरा लग जाए। मैथ्स रीजनिंग अगर इंजीनियरिंग वाले को नहीं आ रहा तो कंपटीशन में क्या करने कंपटीशन दे रहा है फिर। अच्छा खासा वेटेज तो इसी का है। अगर मैथ्स रीजनिंग भी अच्छा है तो भी देखो 30 को, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इसलिए भी मैं कह रहा हूँ, अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं होगा और सारे इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भरेंगे तो आप उनसे कम्पीट नहीं कर पाओगे, फिर चक्कर में मत पड़ना। अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं है तो टाइम मत बेकार करना, इसमें मत भरना फॉर्म इसका, क्योंकि कंपटीशन उन लोगों से होगा जो मैथ्स रीजनिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ही सारे। मैथ्स रीजनिंग जिनका बहुत बढ़िया होगा, ऑब्वियस सी बात है वो आराम से स्कोर करेंगे यहाँ पर, और मैथ्स रीजनिंग में लैग करके बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स भी हाई स्कूल लेवल का मान के चलो, मैथमेटिक्स भी हाई स्कूल लेवल का, क्योंकि डिप्लोमा वालों के लिए भी है ना ये वैकेंसी, डिप्लोमा वालों के लिए भी है। तो मैथ्स रीजनिंग 30 क्वेश्चन तो ये आरआरबी में भी देखो रीजनिंग वगैरह करवाया हुआ है, तो आरोहण पे जितने लेक्चर अवेलेबल हैं वो तो हम दे ही देंगे। एप्टी रीजनिंग आरोहण पे, एप्टी आरोहण पे 2 टीचरों ने कराया हुआ है, जिसका ठीक लगे कवर कर सकते हैं। रीजनिंग भी कवर हो रखा है। अब आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन, वही आरआरबी में पढ़े हो वही यहाँ आएगा। जनरल साइंस में आपका पढ़ा रखा है मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लाइव में पढ़ाया हुआ है, लाइफ साइंस भी लाइव में हुआ था, अभी जल्दी का ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस कवर कर लोगे, आरआरबी में भी क्वेश्चन बने आराम से करके आए, एज इट इज लाइन कॉपी से मिली। आरोहण के बच्चों ने आरआरबी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। रीजन क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस ये वाले सेक्शन में तो आराम से बन गया, कॉपी की लाइन है डायरेक्ट। और तीसरा इसमें साइंस एंड टेक में आईसीटी का पार्ट भी है, ये जनरल साइंस के अंदर ही आईसीटी भी आ जाएगा, ध्यान रखो। जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन जो है ना, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस आईसीटी, ये 3 एरिया मिलाकर है ये, आईसीटी भी इसी में काउंट होगा। और उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस बचा है, जनरल अवेयरनेस जो बाकी बचा, उसमें आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, ये मैंने अभी जो पढ़ाया है नवंबर तक का करा चुका हूँ, अब फिर इसमें आगे का ऐड कराऊंगा अगले महीने में, अब फिर आगे का ऐड कराऊंगा। हर 10 दिन में जरूरत नहीं है करंट अफेयर की, महीने 1.5 महीने में जाके 3-4 लेक्चर ऐड करके पूरा महीने का कवर हो जाता रहता है। नवंबर 24 तक का मैं करा चुका हूँ, अब इसमें और लेक्चर ऐड होते रहेंगे। ये अभी जल्दी के पढ़ाए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी जल्दी कराया है, लाइफ साइंस जल्दी कराया है, जीके एंड करंट अफेयर अभी नवंबर में खत्म हुआ, नवंबर क्या बल्कि दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो जीके करंट अफेयर हो गया। पॉलिटी भी इसी साल में लाइव हुआ है। हिस्ट्री में कुछ बदलना नहीं है, हिस्ट्री तो वही का वही रहेगा। ज्योग्राफी पिछले साल का रिकॉर्डिंग भी दे देंगे और लाइव भी होगा। तो 4 सब्जेक्ट आपके ये हो गए, जीके करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 4 ये हो गए। और एक आपका इन्वायरमेंट 5वां सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट आपके हो गए इधर। तो ये जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है 15 नंबर का, उसमें भी रेलवे वाले पैटर्न 3 चले गए जनरल साइंस में और 5 टॉपिक होगा यहाँ। इन 5 में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके करंट अफेयर, इन 5 में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर, जीके करंट अफेयर, हिस्ट्री, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज मैं बताऊँ, नंबर 1 पे जीके करंट अफेयर, नंबर 2 पे हिस्ट्री, नंबर 3 ज्योग्राफी, बाकी पॉलिटी इन्वायरमेंट आगे पीछे जैसे कवर कर लो। प्रायोरिटी वाइज बताऊँ तो ये रहेगा। और पेपर अप्रैल में होगा, तो करंट अफेयर आपका ऑनलाइन पेपर है, मिड मार्च तक का आएगा इसमें, तो वो मैं कवर करूँगा, उसमें चिंता नहीं करनी, वो मैं अपने आप कवर कराऊंगा आपको। मिड मार्च तक का आएगा करंट अफेयर, इसमें पेपर के 1 महीने पहले तक का, मिड मार्च। एक टॉपिक इसमें 10 नंबर का है, नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIM। देखो आरोहण पर जो रेलवे के बैच हैं उनको तो ये एक्सेस रहेगा ही, जो मैं क्लास जैसे जनरल अवेयरनेस वो पढ़ चुके हैं, जनरल साइंस वो पढ़ चुके हैं, एप्टी रीजनिंग ऑलरेडी आरआरबी वालों को करा रखा है, CBT 1 हो गया। तो जो एक तो सेपरेट बैच रहेगा वो इसी के हिसाब से बनाऊंगा मैं,
सेपरेट बैच भी जो रहेगा उसमें जो सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं अब वो दोबारा रिपीट नहीं कराएंगे। उसमें आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी वगैरह मेरा रहेगा। सब्जेक्ट कवर करिए, जो डाउट आए वो पूछिए, सारे डाउट वगैरह कवर करते चलिए। लाइव में क्या क्या कराऊंगा मैं, लाइव में इसमें करंट अफेयर होगा, इन्वायरमेंट अभी स्टार्ट होने जा रहा है, इन्वायरमेंट का एक्सेस इनको रहेगा, और नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL ये भी कराऊंगा। तो आरआरबी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एक्सेस रहेगा ही, और सेपरेट बैच DFCCIL का बना ही रहे हैं। तो 10 नंबर का आपका एक टॉपिक है DFCCIL रेलवे। इसमें कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सा एरिया है। DFCCIL के प्रोजेक्ट वगैरह क्या रहे, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या रहा, नए प्रोजेक्ट किस पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट वगैरह कब हुआ, लोगो क्या है, थीम क्या है, जनरल क्वेश्चन, और रेलवे के बारे में। रेलवे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कवच है या वंदे भारत है, तो रेलवे के जोन्स कौन कौन से हैं। तो ये 10 में से लगभग 7-8 नंबर तो यही बना लोगे आप। इसका PDF बना के भी दूंगा मैं, क्लास भी कराऊंगा। इसका PDF भी बना के दूंगा, क्लास भी मैं कराऊंगा। 10 में से 7-8 नंबर तो इसी में ले आओगे। एक ही टॉपिक है बस, जरा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और छोटा एरिया है 10 नंबर का। तो जो छोटा टॉपिक है उसको पहले कवर कर देंगे, वो प्लानिंग में कर दूंगा। जो छोटे एरिया है वो पहले सिक्योर हो जाएगा मार्क्स यहाँ पर, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से कर लोगे और अच्छा स्कोर कर सकते हो। भाई जनरल साइंस पहले कर सकते हो, 15 नंबर यहाँ सेव हो गए। जितने में जनरल अवेयरनेस पढ़ोगे 15 नंबर का, उतने में तो आप बाकी एरिया कवर कर लोगे पहले। जैसे DFCCIL वाला 10 नंबर का आएगा, ये पहले कर लो। जनरल साइंस 15 नंबर का आएगा, ये कर लो। एप्टी रीजनिंग कर लो। जनरल अवेयरनेस में GK करंट अफेयर और हिस्ट्री, ये 2 को टारगेट कर लो, बाकी को बाद में रखो। सीक्वेंस बता देता हूँ मैं। जनरल साइंस 1 हो गया, DFCCIL वाला कराऊंगा, ये 2 हो गया। एप्टी रीजनिंग आप कर ही लोगे। तो जनरल अवेयरनेस को छोड़कर बाकी एरिया पहले कवर कर लो, तो आपका मेन पार्ट तो निकल गया। 100 में से 85 तो हो ही गया यहीं पर। जनरल अवेयरनेस में भी GK करंट अफेयर बड़ा सब्जेक्ट है थोड़ा, तो GK करंट अफेयर, हिस्ट्री, ये 2 अगर कर लोगे काफ़ी कवर हो जाएगा। लाइव में इन्वायरमेंट में शुरू कर ही रहा हूँ। इस तरह से प्लानिंग कर लोगे, आराम से निकल सकता है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बस प्लानिंग यही है कि जनरल अवेयरनेस में एक आध टॉपिक करो पहले, बाकी सारा दिखाओ। जनरल साइंस पहले, रेलवे DFCCIL, एप्टी रीजनिंग, ये सबसे पहले कवर करना है। जनरल अवेयरनेस को बाद में रखना है, उसमें भी 2 सब्जेक्ट पहले, GK करंट अफेयर, हिस्ट्री, 2 पे फोकस करना है। और GK करंट अफेयर वाले में भी मैं अप्रैल में पेपर है, मिड मार्च तक का कराना है मुझे, नवंबर तक का हो रखा है उसमें। ठीक है, तो आसानी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बैच जो मैं प्लान करूंगा वो इस तरह, देखो GS के जो पैटर्न है, अब जैसे इंग्लिश इसमें नहीं आएगा तो इंग्लिश भेल में आएगा, तो एक जो अलग से बैच आरोहण पर प्लान करेंगे, आज लाइव हो जाएगा बैच। तो DFCCIL, भेल, बेल, जो भी एग्ज़ाम है, नॉन टेक का जो पोर्शन है वो एक सेपरेट बैच बना देंगे, उसमें सबको कवर कर लेगा। अब DFCCIL में इंग्लिश नहीं है, पर काफ़ी बच्चा ऐसा होगा उसको भेल का पेपर देना है, तो दोबारा पैसा ना खर्च करना पड़े, तो इंग्लिश भी इसमें ऐड कर देंगे। इंग्लिश मैंने आरोहण पे पढ़ाया था, काफ़ी सीनियर टीचर उन्होंने कराया था, तो इंग्लिश भी इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि भेल के अंदर 20 नंबर का इंग्लिश आएगा। तो अब ये इतने समझ तो होनी चाहिए कि अपना सिलेबस के हिसाब से कवर कर लेना। इंग्लिश भी मैं फोल्डर में डाल दूंगा क्योंकि भेल में आएगा, तो एक ही बैच बना देंगे इन सब एग्जाम्स के लिए। अभी जो लाइंड अप है, अलग अलग बैच जरूरत नहीं है, अलग अलग पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक सेपरेट बैच रहेगा जिसमें DFCCIL का सिलेबस, भेल के अंदर इंग्लिश आ रहा है वो ऐड कर देंगे, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। उसके अलावा कुछ एग्ज़ाम हैं जहाँ पर आपका टेक्निकल पूछेगा। इन्हीं एग्ज़ाम में मेंस वगैरह के स्टेज में कहीं कहीं टेक्निकल आएंगे, कहीं एक ही पेपर में टेक्निकल आएगा। तो टेक्निकल आरोहण पर सिविल का तो केवल एक टॉपिक छोड़ के सारा अवेलेबल है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, नॉन टेक के हिसाब से बैच प्लान करूंगा, फीस वगैरह नॉन टेक की ही रहेगी। और कुछ बच्चे हैं टेक्निकल में, उनको एक आध सब्जेक्ट करना है, 2 करना है, थोड़ी हेल्प हो जाए, कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम टेक्निकल हमने जितना कवर करा दिया है, अभी भी देखो एस्टिमेशन कॉस्टिंग चल रहा है सिविल में, तो टेक्निकल जितना आरोहण पर अवेलेबल है मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। देखना ना देखना उनके ऊपर है, जरूरत हो तो देखें, नहीं जरूरत हो तो वैसे ही एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ मैं। टेक्निकल एक्सेस भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा इस बैच में, क्योंकि कई सारे आपके PSU के एग्जाम जो होंगे उनमें कहीं कहीं टेक्निकल भी आएगा, तो टेक्निकल भी मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा, जो फीस में नहीं जोड़ा जाएगा, फीस नॉन टेक की रहेगी। आरोहण पे फीस ऑलरेडी नॉमिनल है, तो कम से कम मैकेनिकल सिविल में हमने मैकेनिकल तो उसमें खैर इसमें नहीं आएगा आपका DFCCIL में, तो हो सकता है भेल में कुछ ज़्यादा सीटें हैं मैकेनिकल की,
भेल में काम आ जाएगा। तो टेक्निकल का अलग से फोल्डर बना के आरोहण पर जो जो अवेलेबल है, अब आप ये मत कहिएगा सर इलेक्ट्रिकल और प्रोसेसर नहीं कराया, ये मैं अपनी तरफ से जितना आरोहण पर करवाया है मैंने अभी तक उतना अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें सिविल मैकेनिकल लगभग कंप्लीट है, एक आध टॉपिक छोड़कर। इलेक्ट्रिकल 60-70% तक होगा। ईसी थोड़ा हमारे पास कम अवेलेबल है, बाकी काफी कवरेज टेक्निकल का भी जो है उतना हम दे देंगे। पर इसमें ये मत कहिएगा सर ईसी पूरा करा दीजिए, जितना अवेलेबल है अपनी तरफ से मैं इसमें ऐड कर दूंगा बिना किसी एडिशनल चार्ज के, शायद किसी को कोई टॉपिक हेल्प कर दे। इसलिए नॉन टेक का तो पूरा का पूरा अवेलेबल रहेगा, उसकी चिंता नहीं करें, इसका पूरा का पूरा अवेलेबल रहेगा। प्लस जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस आरआरबी टेस्ट सीरीज जो हमने कराई थी वो इसमें भी एक्सेस दे देंगे। जो टेस्ट सीरीज हमने भी आरआरबी की कराई थी और जीएस क्वेश्चन वगैरह जो मैं कराता हूँ वो इसमें भी ऐड कर दिया जाएगा। आरआरबी के पुराने पेपर हैं, सॉल्ट पेपर हैं, मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए वो इसमें भी ऐड कर देंगे, पुराने पेपर काम भी आ जाएंगे DFCCL वगैरह में। अब किसी का कोई पॉइंट हो तो पूछ लीजिएगा, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी रहेगा, कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी हो पूछ लेना आप। और बैच का जो लिंक है वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन देखेंगे या आरोहण एजुकेशन ऐप पर जाएंगे, वहां भी अवेलेबल रहेगा। अब इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत आए तो बताए। प्राइस तो हम मिनिमम ही आरोहण पर रहेगा, जितना मिनिमम हो सकता है उतना ही रखेंगे, क्योंकि अभी लाइन से कई सारे एग्जाम आ रहे हैं, एक सेपरेट बैच जरूरी है इनके लिए जो इन सब एग्जाम को कैटर कर ले। आरआरबी और एसएससी वाले जो बच्चे आरोहण के हैं वो परेशान ना रहें, वो ऑलरेडी आरोहण के स्टूडेंट हैं, अगर जो उस बैच में है उनको दोबारा जरूरत नहीं करने की। आरोहण के जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं एसएससी और आरआरबी बैच के, उनको परेशान नहीं होना है। जो इसमें डिफरेंस है सिलेबस का वो उनको एक्सेस दे दिया जाएगा। DFCCL रेलवे वगैरह टॉपिक जो एक्स्ट्रा आ रहा है आरआरबी एसएससी वाले बैच में ऐड कर देंगे, आपको अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो जिनको केवल ये एग्जाम टारगेट करने हैं वो इस बैच को करें। आरोहण पे पहले से एनरोल्ड हैं, आरआरबी एसएससी में आपको जरूरत नहीं है, जो डिफरेंस होगा सिलेबस का ऑलरेडी आपको एक्सेस मिल जाएगा। एक चीज मैं रिपीट कर दूं, जो जो सब्जेक्ट इसमें अभी जल्दी कराए गए हैं आरोहण पर वो रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद मेरी मेल आईडी नंबर वगैरह आपके पास रहेगा, डाउट जितने वो पूछ सकते हैं, जितने डाउट है वो पूछिए, डाउट के रिप्लाई में सबका ही करता हूँ। अब जैसे अभी लाइफ साइंस खत्म हुआ है, आप कहोगे फिर से लाइफ साइंस शुरू कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं, सब्जेक्ट कवर करते चलिए। लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईसीटी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जल्दी हुए अभी खत्म, अभी आरआरबी के लिए पढ़ाए गए थे। करंट अफेयर अब मैं टाइम उस पर दूंगा जो टॉपिक अलग से है, जैसे करंट अफेयर अपडेट करना है तो टाइम टाइम पे कुछ क्लासेस बीच बीच में होंगी, करंट अफेयर करा देंगे। इन्वायरमेंट अभी शुरू कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट का एक्सेस इस बैच को भी रहेगा। तो जनरल एग्जाम जितने आ रहे हैं वो सब एक बैच से कवर करेंगे, अलग अलग नहीं। एसएससी जेई जिसका टारगेट है तो न्यू जीएस बैच ऑलरेडी आरोहण पर एक है अवेलेबल। एसएससी जेई वगैरह वाले जो हैं या जिनको सिर्फ नॉन टेक पढ़ना है, केवल नॉन टेक जिनको पढ़ना है, न्यू जीएस बैच मई 2024 वाला ऑलरेडी चल रहा है अभी। न्यू जीएस बैच मई 2024 वाला ऑलरेडी ओनली नॉन टेक के लिए अवेलेबल है। उसमें लाइव में 4 सब्जेक्ट हो गए हैं। मई 2024 वाले में लाइव में अभी मैंने लाइफ साइंस कराया था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करा दिया था, और उसमें हो गया था पॉलिटी, और उसमें हुआ जीके करंट अफेयर नवंबर तक का। तो ओनली नॉन टेक किसी को करना है, इन सब एग्जाम के लिए एसएससी जेई सीजीएल ऐसे कोई एग्जाम है तो न्यू जीएस बैच मई 2024 आरोहण ऐप पे सर्च करोगे मिल जाएगा। ये 4 अभी लाइव में खत्म कराए हैं। लाइव में अगला टॉपिक शुरू हो रहा है परसों से, एनवायरमेंट, 6:30 बजे शाम को एनवायरमेंट होगा, इसके बाद आईसीटी होगा, इसके बाद होगा इसमें ज्योग्राफी, और फिर होगा हिस्ट्री। ये 4 और होने हैं लाइव में, ये 4 अभी लाइव में कराए हैं, ये 4 लाइव में और होंगे आने वाले समय में। तो एसएससी जेई को भी टाइम है, आराम से ये सब कवर हो जाएगा। सीजीएल है, एसएससी जेई है, और कोई भी एग्जाम जिसको केवल नॉन टेक करना है। अच्छा नॉन टेक है ये, इसमें जीएस के अलावा एप्टी रीजनिंग भी कवर्ड है। इसमें जीएस का बैच है, जीएस के अलावा एप्टी रीजनिंग, इंग्लिश ऑलरेडी कवर्ड है इसमें। नॉन टेक के लिए ये 4 सब्जेक्ट अभी लाइव में और होने हैं। परसों शुरू होगा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट डिजास्टर का टॉपिक, एनवायरमेंट में भी डिजास्टर का टॉपिक पहले शुरू करेंगे क्योंकि यूपीपीएससी एई में भी आ रहा है, वो कॉमन है वहां पर। ठीक है, अब किसी कोई क्वेरी रह जाए तो वो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और आरोहण ऐप पर जो है वो ऐप में पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, गुड नाइट।